नमस्कार साथियों, मैं विपिन फिर से आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म लेट्स स्टार्ट बाय विपिन सर पर स्वागत करते हैं। और जैसा कि हमारा जो लगातार क्लासेस चल रही थी उसमें आज तीसरा वीडियो है। और ये वीडियो जो है किसके रिगार्डिंग, यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास, कहाँ से हमारी आज़ादी की चिंगारी चली थी, उसका लास्ट पार्ट जो है वो हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला हमारा जो इसके काल को हमने जैसा कि बताया था कि 3 भागों में हमने बांटा था, 1885 से 1905, 1905 से 1919 और तीसरा 1919 से 1947। 3 कार्य भागों में बांट दिया था। अब पहला हमारा खत्म हो गया था, दूसरा चल रहा था, दूसरा लगभग से लगभग खत्म ही है, हो सकता थोड़ा बहुत बचे, वो अगली क्लास में हो जाएगा। और तीसरा हम कल स्टार्ट कर देंगे, यानी कि तीसरे वीडियो में आपके 2 भाग खत्म हो गए। यानी कि जितना बोर्ड पर आपको दिखता है उतने में ही पूरी चीज़ें कवर की गई हैं, शायद ही कुछ छूटा हो। तो ये मुंशी प्रेमचंद का गागर में सागर जैसा हिसाब है, एक भी क्वेश्चन अगर इधर उधर मिल जाए तो कहना, फ्री फंड का काम है, आराम से इसको समझिएगा। एक्सप्लेनेशन भी कर देते हैं और जो मेन चीज़ें हैं वो हमको निकाल के आपको हम दे देते हैं। तो उसी क्रम में हम शुरू करते हैं। और क्रम में शुरू करने के साथ साथ कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907, यहाँ पर हम पहुँचते हैं। सूरत अधिवेशन, अब यहाँ पर क्या होता है कि एक बैठक होती है और उस बैठक में क्या होता है, उदारवादी और उग्रवादी 2 ग्रुप जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जो था, उद्देश्य तो नहीं था ये कि अलग होना है, बट कुछ ऐसी परिस्थितियों बस क्या होता है, उदारवादी और उग्रवादी ग्रुप जो हैं वो अलग हो जाते हैं। क्यों हो जाते वो भी बताएंगे। उदारवादी ग्रुप में अगर बात करें, यानी कि उदारवादी लोगों का जो समूह था उसमें जैसे सुरेंद्र नाथ और मदन मोहन वगैरह हमने बताए थे पिछली क्लास में। उग्रवाद में लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक वगैरह इसमें शामिल हुआ करते थे। ये लोग क्या हो गए, ये दोनों ग्रुप जो हैं वो क्या हो गए, अलग अलग हो गए। थोड़ा सा हम इसको ट्रिक बताने की कोशिश करें कि शायद अगर याद ना रहे तो कभी याद रहे कि सूरत अधिवेशन में, मतलब मेन यही पूछा जाता है कि सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था, या सूरत अधिवेशन की मुख्य घटना पूछ लेगा, उदारवादी और उग्रवादी ग्रुप कब 2 अलग हो गए थे। तो सूरत का मतलब आप समझ रहे हो। अगर इसको हम थोड़ा शकल से अपनी ले लें तो अक्सर क्या होता है कि शादी ब्याह जो होते हैं, शादी ब्याह उसमें जो क्या बोलते हैं, जिसकी शादी होती है लड़की की, मोस्टली चेहरे से टेम्पर्ड होती है। लेकिन जैसे ही वो शादी होके घर पे आती है और वो टेम्पर्ड जब चेहरे का उतरता है तो या तो एक आदमी क्या हो जाएगा, उग्र हो जाएगा, मामला अगर गड़बड़ निकला तो, और मामला अगर सही निकला तो वो क्या हो जाएगा, बड़ा उदार हो जाएगा उसके प्रति। तो ऐसे आप ट्रिक बना के इसको आप याद कर सकते हैं कि सूरत देखकर क्या हो गए, 2 भागों में बट गए, या तो वो बढ़िया काम हो गया या तो फिर मामला चौपटी हो गया। खैर, अपने हिसाब से इसको याद कर सकते हैं। कांग्रेस अधिवेशन 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। अब इसकी अध्यक्षता कौन करता है, रास बिहारी बोस जो होते हैं इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इस अधिवेशन में अलग होने पर होता क्या है कि जो अधिवेशन हो रहा था इसमें जूता चप्पल भी चल जाता है। इतना खतरनाक इसमें हंगामा कर जाता है। आज के कैबिनेट में जैसे अपने यहाँ होता है दिल्ली में, तो वहाँ पर जूता चप्पल नहीं चलता है, बच ही जाता है, वहाँ तक नौबत आ जाती है। तो वही यहाँ पर भी था। कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन 2 भागों में बट जाते हैं और बटने के साथ साथ जो हंगामा होता है उसमें जूता चप्पल भी चल जाता है। एक पत्रकार होते हैं एच.एस. नेविंसन उसी समय के, उन्होंने देखकर, या उनके जो पत्राचार के माध्यम से पता चलता, उन्होंने कहा कि एक जूता जो था वो किसी ने मारा होगा, और मारने के साथ साथ वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता, यानी कि इनके गाल पर लगा और गाल से उछलकर इनके भी कंधे पर जाके लगा जाके। ये पत्रकार ने कहा, हालांकि ये याद करने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा था उसमें तो उसको लगा दिया कि ये कितना खतरनाक ये अधिवेशन होता है। इसी के साथ साथ अच्छा, ये होता क्यों है, ये अधिवेशन इसलिए हुआ था
क्योंकि 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था तो बंगाल विभाजन में कुछ लोग बंगाल विभाजन के समर्थन में थे और कुछ लोग उसके अपोजिट में थे। तो समर्थन वाले जो लोग थे, यानी कि जो अपोजिशन में लोग आ रहे थे, उनमें दो लोग थे, एक गरम दल के लोग, एक नरम दल के लोग। क्योंकि जो समर्थन में थे उनको कोई लेना देना ही नहीं था, वो तो मज़े से रह रहे थे। लेकिन जो विरोध में थे कि बंगाल विभाजन नहीं होना चाहिए, तो विरोध में भी दो लोग होते थे, एक गरम दल के अग्रेसिव लोग, एक नरम दल के एकदम सॉफ्ट बिल्कुल। अब नरम दल में जो लोग थे वो क्या चाहते थे कि बंगाल विभाजन का विरोध किया जाए तो विरोध का असर जो है वो बंगाल तक ही रहना चाहिए, हमें बाहर चीज़ों को ले जाने से कोई मतलब नहीं है और अपनी वस्तुएं जो हैं स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना चाहिए। ये था हमारे नरम दल के लोगों का। लेकिन वहीं पर गरम दल के लोग, इनके तो पीछे रॉकेट ही लगा होता है, चिंगारी एकदम। तो इन्होंने क्या कहा कि हम सिर्फ ये एक विरोध जो हमने जताया है अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो ये सिर्फ बंगाल तक की को इसका प्रभाव पूरे भारत पर पड़ना चाहिए, ताकि अन्य लोग भी इस चीज़ को देख सकें और देखने के साथ साथ ये बता सकें कि क्या सही है क्या गलत है। और रही बात विरोधाभास की, तो सिर्फ स्वदेशी वस्तु को ही क्यों करें, हम पूरी वस्तुओं को बहिष्कार करेंगे। जितनी भी अंग्रेजी चीज़ें हैं, अंग्रेज की जितनी भी यहाँ पर चीज़ें बना के ले आते बेचते हैं, उनकी अदालतें कुर्सी में सब कुछ मुझे उसका विरोध करना है, जो भी चीज़ें करनी है अपनी खुद की करनी है। तो ये गरम दल वालों का कहना था, जिसके कारण ये ग्रुप आपस में क्या हो गए, टकराव हो गए। टकराने के साथ साथ इन पर जूता लात भी चल जाती है और ये फाइनली क्या हो जाते हैं, ये ग्रुप अलग अलग टूट जाता है। टूटने के साथ साथ ये ग्रुप हमारा क्या हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। कमज़ोर होने के साथ जो गरम दल का ग्रुप बन के आता है, अब वो नेशनलिस्ट कहलाने लगा। क्या हो गया, नेशनलिस्ट कहलाने लगा। अब यहाँ से ये जब प्रक्रिया देखी, यानी कहते नहीं गांव में अक्सर होता है कि जब दो लोग लड़ते हैं तो तीसरा आदमी फ़ायदा उठाता है। अंग्रेज़ों ने देखा कि ये हमें यहाँ पर एक फार्मूला अच्छा मिल गया कि अगर क्यों ना हम इन दोनों को लड़ा दिया जाए, यानी कि आपस में ही लोगों को भिड़ा दिया जाए, तो हमारा काम यहाँ पर आसान हो जाएगा। और अंग्रेज़ों ने यहीं से फूट डालो राज करो की नीति अपनाना शुरू कर दिया कि इनको तोड़ना आसान है, ये आपस में ही टूट सकते हैं। ये हमारी कुल घटना जो थी, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन में इतनी सारी घटना थी, कुछ खास नहीं है। दो ग्रुप में बट गए, सूरत देखकर दोनों लोग क्या हो गए, अलग अलग हो गए। और इसमें जो उग्रवाद और उदारवाद ग्रुप अलग अलग होने के साथ साथ क्या हो गया, ये लोग बंगाल विभाजन पर विरोध कर रहे थे। गरम दल वाले पूरा बहिष्कार करना चाहते थे, नरम दल वाले सिर्फ बंगाल तक और स्वदेशी वस्तुओं का ही वो करना चाहते थे। गरम दल को क्या कह दिया, नेशनलिस्ट कह दिया। ये इसकी थ्योरी थी। फिर आगे आ जाते हैं, 23 दिसंबर 1912 में एक घटना होती है। दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर एक बम फेंक दिया जाता है, जिसके कारण बाल मुकुंद जो व्यक्ति थे उनको क्या हो गई, फांसी हो गई। ये कुछ बहुत खास घटना नहीं थी, बस इतना इसमें याद रखना था कि दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर जो बम फेंका गया उसमें बाल मुकुंद को क्या हो गई थी, फांसी हो गई थी। फिर आ जाते हैं लखनऊ पैक्ट। एक लखनऊ पैक्ट 1916 में होता है। किसके रिगार्डिंग होता है, यानी कि जितनी भी बैठकें होती हैं उसके पीछे कोई ना कोई एक लॉजिक होता है। लखनऊ पैक्ट में क्या होता है कि 1906 में जो जिन्ना ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि मुस्लिम लोगों का एक समूह बनाया गया था। उन्होंने, अच्छा वो समूह क्यों बनाया था ये भी हमने बताया था कि ये लोग क्या पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे थे कि हम लोग सेपरेट रहेंगे, हमारे निर्वाचन अलग होंगे, हमारे लीडर अलग होंगे। अब वो चीज़ जो थी 1915 में, 1906 की जो मुस्लिम लीग थी, जो इन्होंने प्रस्ताव इनका था कि हमें पृथक निर्वाचन की मांग चाहिए, यानी कि हमारा निर्वाचन अलग होना चाहिए, वो चीज़ 1915 में यानी कि लखनऊ पैक्ट में जिन्ना ने रख दिया कि हमको पृथक निर्वाचन मंडल चाहिए। अब पृथक निर्वाचन मंडल चाहिए, और जब जिन्ना ने ये 1915 में पूरी तरीके से व्यक्तिगत रूप से रखी, तो 1916 में क्या हुआ, लखनऊ पैक्ट ने स्वीकार कर लिया। इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे। एक, जिन्ना ने
व्यक्तिगत रूप से पृथक निर्वाचन की मांग जो की थी 1915 में की थी, लेकिन वो मांग स्वीकार कब कर ली कांग्रेस ने? तो 1916 में और लखनऊ पैक्ट में। यहां से क्वेश्चन कई बार बना हुआ है कि लखनऊ जो किस पैक्ट के आधार पर या किस पैक्ट में मुस्लिम लीग की जो प्रथम निर्वाचन मांग थी स्वीकार कर ली गई। तो यहाँ में दोनों में डिफरेंस है। व्यक्तिगत रूप से जो उसने रखी थी 1915 में, स्वीकार कब कर लिया गया? 1916 में, पृथक निर्वाचन की मांग। अब ये मांग जो जब कांग्रेस ने स्वीकार कर ली, तो यहाँ से सबसे बड़ी गलती जो थी यही कांग्रेस की हुई थी। कांग्रेस की सबसे बड़ी अभी तक की इतिहास में गलती यही थी कि हिंदू और मुस्लिम का बंटवारा यहीं से शुरू हो गया था, क्योंकि जिन्ना ने जब अपनी बात रखी तो इसको क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। खैर, जब चीज़ें बिगड़ती हैं तो कुछ बनाने वाले भी लोग आ जाते हैं, सारे लोग बुरे नहीं होते हैं। वहाँ पर एक व्यक्ति निकल कर आते हैं, एक व्यक्ति और एक महिला, यानी कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ये वही एनी बेसेंट हैं जो कांग्रेस की पहली महिला शामिल होती हैं और जिनको उपनाम सिस्टर से भी ना जानते हैं। और ये बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कहा नहीं ये चीज़ गलत है, तो इन्होंने गरम दल को और नरम दल को जो फूट हुई थी उनको बैलेंस करने के लिए इन्होंने क्या किया? मिला लिया। यानी कि पहले गरम दल नरम दल अलग हो गए थे, और जब देखा कि गरम दल नरम दल अलग हो गए, मुस्लिम अलग हो गए, तो यहाँ पर इन दोनों के दिमाग में आया कि अब तो हम कंप्लीटली क्या हो गए? बट ही जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि कम से कम मुस्लिमों को तो अब अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पृथक निर्वाचन की मांग कर ली है, उसको स्वीकार भी कर लिया है, क्यों ना हम गरम दल और नरम दल आपस में मिल के रहें। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ तक जब इन्होंने इस चीज़ को बैलेंस कर लिया, तो इसी के साथ अब एंट्री होती है गांधी जी की। 1915 में चंपारण से साउथ अफ्रीका से वापस तो आ चुके थे, और यहीं पर क्या होता है, गांधी जी जब वापस आते हैं तो उसी समय चंपारण में किसानों का गृह युद्ध की तरह मतलब चल रहा था, विरोध चल रहा था। एक विरोध शायद वो कपास की खेती की वजह से हो रहा था कि उस पर टैक्स वगैरह अंग्रेज़ों का ज़्यादा लग रहा था। यानी कि किसान जो थे वहाँ पर काफ़ी उग्र नज़र आ रहे थे। वो उसका क्या कर रहे थे? अंग्रेज़ों द्वारा लगाए गए जो टैक्स वगैरह था उसका विरोध कर रहे थे। वहीं पर गांधी जी, जो किसान नेता राम कुमार शुक्ल होते हैं, उनकी गांधी जी से मित्रता होती है। और जब गांधी जी से मित्रता होती है तो यहीं से चंपारण गृह युद्ध कह सकते हैं, या चंपारण विद्रोह जो होता है वो शुरू हो जाता है। चंपारण विद्रोह शुरू हो जाता है। उसी के साथ में यहीं पर एक आपने कभी सुना होगा कि गांधी जी ने अपने वस्त्र जो हैं क्यों उतार दिए थे। ऐसा तो नहीं बचपन से ही वो धोती लुंगी में रह रहे हों, इसके पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक होगा, और वो लॉजिक की चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि अब आगे तो पॉसिबल नहीं है, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। और क्यों कपड़े उतार दिए थे और चंपारण के आगे अब गांधी जी की एंट्री हो जाती है, तो अब लगातार उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। एक और इसी के बीच में घटना होती है, एक दो बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, कामागाटा मारू की घटना। इसमें ऐसे समझ लो कुछ किसान लोग जो हैं वो कनाडा में जाते हैं, लगभग 35 किसान कनाडा में जाते हैं, वहाँ पर उनको एंट्री मिल जाती है जाने के लिए। बट उसके बाद लगभग 380 के करीब में और किसान एक व्यक्ति लेके जाता है, तो वहाँ पर एंट्री नहीं मिलती है उनको, जिसके कारण उनका एक युद्ध सा हो जाता है वहाँ पर, और काफ़ी चर्चा में उस समय रहा था। तो 1914 की ये बात है, तो इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, बस 1914 में कामागाटू किसानों से रिलेटेड है जिनको एंट्री वहाँ पर नहीं मिलती है। इतना था इसमें सिलेक्टेड और कंटेंट। लाइक वाइक ना करना, कोई बात नहीं, बट सीख लो इसको, क्योंकि जितने भी अभी एग्जाम लगे यूपी SSC, पैट, RO, ARO, हम लोग टेट और पेट देते रहेंगे, काम अपना चलता रहेगा। फिलहाल डाटा खतरनाक है, इसको बनाए रखिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।